नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिमालय के भाग 2 की। कल वाले भाग में या इससे पहले की जब हमने क्लास ली थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हिमालय में जो ट्रांस हिमालय की स्थिति है उसकी विशेषताएं जो हैं क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों वृहद हिमालय की, मध्य हिमालय की और शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं की। लेकिन उससे पहले मैं आपको उस सवाल का जवाब दे दूं जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि बताइए ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को कौन सी लाइन अलग करती है या कौन सा क्षेत्र अलग करता है। तो मैं आपको बता दूं, वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग करने वाली लाइन है जिसका नाम है हिंज लाइन। और कौन सा क्षेत्र अलग करता है इन दोनों को, तो उसका जवाब है इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन नाम से ये क्षेत्र है जो कि ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करता है। आज हम चर्चा करेंगे वृहद हिमालय की और उससे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जानेंगे। तो विद्यार्थियों, अगर हम वृहद हिमालय की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि हिमालय जो है मुख्य रूप से 4 श्रृंखलाओं में विस्तृत था, जिसमें ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय और शिवालिक शामिल हैं। इसमें हमने ट्रांस हिमालय को देख लिया था और आज हम चर्चा करेंगे वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की। विद्यार्थियों, वृहद हिमालय में सबसे पहले आज हम देखेंगे वृहद हिमालय को। तो वृहद हिमालय में अगर हम देखें तो वृहद हिमालय का एक नाम और भी है। वृहद हिमालय का एक अन्य नाम है विद्यार्थियों, इसे हम कहते हैं हिमाद्री। हिमाद्री इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं, हिम से आच्छादित रहती हैं, इसीलिए इसका एक नाम पड़ गया है हिमाद्री। अगर हम मैप पर देखने का प्रयास करें कि आखिरकार मैप पर वृहद हिमालय किधर है, तो आपको मैप पर 3 श्रृंखलाएं दिखाई दे रही होंगी जो कि मुख्य रूप से वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक ही हैं। तो सबसे उत्तर में जो आपको श्रृंखला दिखाई दे रही है, ये सबसे उत्तर में जो श्रृंखला दिखाई दे रही है जो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश तक जा रही है, इसी श्रृंखला को हम कहते हैं वृहद हिमालय, हिमाद्री या इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय। तो ये है विद्यार्थियों ग्रेटर हिमालय। हिमालय में आप देखेंगे इन तीनों हिमालय में वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक में सबसे उत्तर। अगर हम पूरे हिमालय की बात करेंगे तो सबसे उत्तर में कौन सी हो जाएंगी, ट्रांस हिमालय वाली श्रृंखला, और उसमें भी काराकोरम जिसको हम पढ़ चुके हैं। वृहद हिमालय की अगर हम लंबाई की बात करें विद्यार्थियों, तो वृहद हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। दूसरा, अगर हम इसका विस्तार देखें तो हम कह सकते हैं कि वृहद हिमालय जो है वो बुंजी गॉर्ज से लेकर, बुंजी गॉर्ज के बारे में मैंने आपको ट्रांस हिमालय में समझाया था, नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां पे क्लिक कीजिए और देखिए, तब यहाँ आइए। तो वृहद हिमालय का एक अन्य विस्तार कहा जा सकता है बुंजी गॉर्ज से लेकर कोरबा गॉर्ज तक। बुंजी गॉर्ज वह स्थान है जहां पर सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, भारत के सबसे गहरे गॉर्ज का। और कोरबा गॉर्ज वह स्थान है जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी गॉर्ज का निर्माण करती है। तो सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गॉर्ज तक फैला हुआ है विद्यार्थियों वृहद हिमालय। वृहद हिमालय की अगर हम औसतन ऊंचाई की बात करें, वृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई की, इसकी सभी चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो वृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है। विद्यार्थियों, वृहद हिमालय की औसतन ऊंचाई 6000 मीटर है, जिसका मतलब यह हुआ कि वृहद हिमालय में जितनी भी चोटियां शामिल हैं वो औसत रूप से 6000 मीटर तो ऊंची हैं ही, यानी 6 किलोमीटर उनकी समुद्र तल से ऊंचाई है। इसका मतलब ये है कि देखिए, आपने नाम सुना होगा हिम रेखा का, तो हिम रेखा जो है सामान्य रूप से 6000 मीटर पर ही होती है। 6000 मीटर से ऊंचाई पर जब आप जाओगे तो आपको हिम रेखा मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी 6000 मीटर से ऊंचाई वाले स्थानों पे आपको बर्फ मिलती है वर्ष भर। अब चूंकि इनकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर है, इसलिए पूरा का पूरा वृहद हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। अब चूंकि साल भर बर्फ से ढका रहता है, कोई यहाँ पे 12 महीने बर्फ रहती है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी वनस्पति आपको नहीं मिलेगी। वनस्पति के नाम पर ये बिल्कुल बर्फ से ढके हुए हैं, केवल ये आपको सफेद चादर से ढके हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर पेड़ पौधे या वनस्पतियों का पूर्णतः अभाव है। अभाव इसलिए है क्योंकि साल भर बर्फ जमी रहती है, तो वनस्पतियों को उगने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। दूसरी अगर हम बात करें तो विश्व की जितनी भी सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां
आपको इसी वृहद हिमालय श्रृंखला में ही देखने को मिल जाएंगी। उदाहरण के लिए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो कि नेपाल में अवस्थित है। विद्यार्थियों, वो वृहद हिमालय का ही हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो माउंट एवरेस्ट की खोज हुई थी 1865 में, और खोज करने वाले या जिनके नाम पर ये इसका नाम पड़ा है वो व्यक्ति थे जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट भारत के जियोलॉजिकल सर्वेयर थे। अंग्रेजों के समय में 1865 में उन्होंने इसको नाम दिया माउंट एवरेस्ट। इससे पहले इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से नहीं जाना जाता था। ध्यान रखेंगे, ये जो चोटी है जिसका नाम हम माउंट एवरेस्ट पढ़ रहे हैं, ये रखा गया है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर 1865 में। 1865 से पहले माउंट एवरेस्ट का नाम जो है वो था पीक 15। ध्यान रखना, पीक 15 नंबर इसका नाम था, पीक 15 इसे हम कहते थे। 1865 के बाद इसका नाम क्या पड़ गया विद्यार्थियों? 1865 के बाद इसका नाम पड़ गया माउंट एवरेस्ट। इसके अलावा यदि हम अन्य चोटियों की बात करें तो इसी वृहद हिमालय श्रृंखला में ही आपको देखने को मिलती है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर, जो कि आपको मिलेगी इधर सिक्किम के समीप आपको देखने को मिलेगी कंचनजंगा। इसी हिमालय का हिस्सा है जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। इसके अलावा यहीं आपको देखने को मिलता है मकालू, जिसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर, और यहीं आपको देखने को मिलती है नंदा देवी पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। तो ये सारी की सारी जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ध्यान रखेंगे, इसी श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट है, यहीं पर धौलागिरी है, यहीं पर अन्नपूर्णा है, यहीं पर माउंट एवरेस्ट है, यहीं पर कंचनजंगा है, यहीं पर मकालू है। ये सारी की सारी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और ये सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं इसी वृहद हिमालय में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसी वृहद हिमालय में ये सारी की सारी श्रृंखलाएं मौजूद हैं। अब वृहद हिमालय श्रृंखला में विद्यार्थियों काफी सारे दर्रे भी मौजूद हैं। इस वृहद हिमालय श्रृंखला में काफी सारे दर्रे भी मौजूद हैं। देखिए, दर्रे क्या होते हैं? दर्रों को इंग्लिश में कहा जाता है पास। दर्रे क्या है? तो दर्रे विद्यार्थियों पहाड़ों पर बने हुए प्राकृतिक रास्ते हैं। अब प्रश्न उठता है, ये प्राकृतिक रास्ते बनाए किसने? दर्रे क्या है? अगर हम जानने का प्रयास करें कि दर्रे क्या होते हैं, तो दर्रे पहाड़ों पर बने प्राकृतिक रास्ते हैं। प्रश्न उठता है, इन प्राकृतिक रास्तों को किसने बनाया? क्या इंसान ने बनाया? तो नहीं। देखिए विद्यार्थियों, दर्रों का निर्माण करती हैं नदियां। ये थोड़ा सा ऐसी जानकारी है जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना कि आज जहां पर दर्रे हैं प्राचीन काल में वहां कोई ना कोई नदी रही होगी। कैसे रही होगी जरा हम इसे समझ लेते हैं। मैंने जब ट्रांस हिमालय आपको पढ़ाया था तो वहां पर कुछ पूर्ववर्ती नदियों के नाम आपको बताए थे, जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। मैंने आपको बताया था कि ये वो नदियां हैं जो हिमालय से पहले की हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, कोई नदी जो है बह रही है, ठीक है, ये नदी है, मान लीजिए ये बह रही है, और अचानक से इसके रास्ते में एक पर्वत खड़ा हो जाता है। आप इमेजिन कीजिए, इसके रास्ते में एक पर्वत धीरे धीरे बनना शुरू हुआ, तो क्या होगा? होगा ये कि ये नदी जहां तक इसकी क्षमता होगी वहां तक इस ऊपर उठते हुए पर्वत को काटने का प्रयास करेगी और अपनी धारा को बनाए रखेगी। लेकिन ऐसा वह कब तक कर पाएगी? ऐसा वह एक निश्चित समय तक कर पाएगी, जहां तक उसकी ताकत होगी। जैसे जैसे ये पर्वत ऊंचा होता जाएगा वैसे वैसे इसके काटने की क्षमता कम होती जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि पर्वत इतना ऊंचा हो जाएगा कि इस नदी को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। लेकिन इस नदी के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जो रास्ता था, जिसको नदी ने काट करके इस पहाड़ पर बनाया था, वो तो मौजूद रहेगा ना। वो कहाँ चला जाएगा? वो पहाड़ के साथ उठ करके ऊपर हो जाएगा, और इसी ऊपर उठे नदी के रास्ते को ही हम क्या कहते हैं? ये हो गया दर्रा। तो ये आप बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि आज जहां कहीं भी हमें दर्रे सामान्य रूप से दिखाई देते हैं, ये इस बात का प्रतीक होते हैं कि प्राचीन काल में वहां कोई नदी बह रही थी, लेकिन पर्वत के उठान की वजह से उसने अपना रास्ता बदल लिया। तो बहुत सारे दर्रे समझ में आ रहे होंगे। दर्रे क्या होते हैं आपने पढ़े भी होंगे। बहुत सारे दर्रे होते हैं, उत्तर भारत में भी हैं, पश्चिमी घाट में भी हैं, जो पूर्वी श्रृंखला है यहाँ पर भी है, इनको हम पढ़ेंगे। तो इस श्रृंखला में बहुत सारे दर्रे भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कश्मीर में आपको देखने को मिलता है विद्यार्थियों बुर्जिल दर्रा,
कौमा जोजिला दर्रा कश्मीर में। हिमाचल में जब हम जाएंगे तो हिमाचल में हमें देखने को मिलेगा शिपकीला दर्रा, बाड़ालाचला दर्रा। इसके अतिरिक्त जब आप जाओगे उत्तराखंड में तो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा नीति दर्रा एवं लिपुलेख दर्रा, ये सब वृहद हिमालय में ही है। इसके आगे आप बढ़ोगे तो सिक्किम में आपको मिलेगा नाथुला दर्रा, और अरुणाचल में जब आप जाओगे तो यहां पर मिलेगा आपको बोमीडला दर्रा। तो विद्यार्थियों काफी सारे दर्रे भी इस वृहद हिमालय श्रृंखला में मौजूद हैं, ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। तो ये है हमारा वृहद हिमालय जिसको हम हिमाद्री कहते हैं और उसके बारे में महत्वपूर्ण बात है। अब विद्यार्थियों जैसे कि हमने पढ़ा था कि वृहद हिमालय, जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक तरफ था विद्यार्थियों ये था ट्रांस हिमालय, उसके बाद बीच में क्षेत्र, फिर वृहद हिमालय, फिर बीच में क्षेत्र, फिर लघु हिमालय, फिर बीच में क्षेत्र और फिर शिवालय। ये कुछ इस तरीके से श्रृंखला चलती है। तो ये था ट्रांस हिमालय, है ना, ट्रांस हिमालय, और उसके बाद था ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय जिसे हम कह रहे हैं। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में क्या था, इनके बीच में थी हिंज लाइन, इनके बीच में क्या थी, हिंज लाइन, जिसको हमने कहा था इंडो सांगपो शचर जोन, जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने बोला था इंडो सांगपो सचर जोन, ITSZ हम इसे कह रहे थे। उसी तरीके से विद्यार्थियों ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय, ठीक है, इसे हम कहते हैं लघु हिमालय, लेसर हिमालय इसे कहा जाता है। तो जिस तरीके से ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में हिंज लाइन थी या ITSZ था, इंडो सांगपो शचर जोन था, उसी तरीके से ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, लेसर यानी लिटिल यानी छोटा यानी लघु, ये वाला या मध्य हिमालय हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय, इसे लेसर हिमालय कह लीजिए, मिडिल हिमालय कह लीजिए, बात एक ही है। तो इनके बीच में जो क्षेत्र है विद्यार्थियों, ठीक है, इस क्षेत्र का नाम है विद्यार्थियों मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। इसे हम क्या बोलते हैं, MCT, MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय यानी वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच को, मतलब इन दोनों को कौन अलग करता है, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को कौन अलग करता है। तो आपका जवाब होगा MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। अब ये हिंदी इंग्लिश दोनों में यही है, ध्यान रखना। मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय को, ध्यान रखिएगा। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को अलग करता है इंडो सांगपो शचर जोन, ग्रेटर हिमालय और लिटिल हिमालय को अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो ग्रेटर हिमालय को पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं मध्य हिमालय की ओर, या जिसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं, इसका अन्य नाम लघु हिमालय भी है, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, क्योंकि ये मध्य में है। तो ये जो विद्यार्थियों मध्य हिमालय है, अगर हम इसको मैप पर देखें तो ये जो बीच वाली श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, ये है मध्य हिमालय, ये है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के उत्तर में वृहद हिमालय है तथा दक्षिण में शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, जैसा कि आप देख सकते हो। मध्य हिमालय की यदि हम बात करें विद्यार्थियों, तो मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो वो है 3700 से 4500 मीटर। 3700 से 4500 मीटर ऊंचाई है मध्य हिमालय की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहाड़ियां या ये पर्वत उतने ऊंचे नहीं हैं जितने कि वृहद हिमालय वाले हैं। इसका मतलब ये भी है कि जिस प्रकार से वृहद हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण ये वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं, उसी तरह मध्य हिमालय के पर्वत कम ऊंचाई होने के कारण साल भर बर्फ से नहीं ढके रहते हैं। जहां एक और वृहद हिमालय साल भर बर्फ से ढका रहता है, मध्य हिमालय बर्फ से साल भर नहीं ढका रहता। ये केवल शीत ऋतु के मौसम में ही मुख्य रूप से नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ही बर्फ से ढके रहते हैं। शेष महीने में यहाँ का मौसम जो है बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है
और एकदम बढ़िया होता है मौसम। यदि देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय जलवायु का मुख्य प्रयोग हमें यही देखने को मिलता है। यहां पर इतनी अच्छी जलवायु पाई जाती है कि इस जलवायु के कारण लोग यहां पर स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जाया करते हैं। अंग्रेजों के समय में, अंग्रेज चूंकि इंग्लैंड से आए थे, वहां पर तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और भारत बहुत ज्यादा गर्म देश है उसके मुकाबले। तो इस वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, इसी मध्य हिमालय में अपने कुछ प्रमुख शहर बसाए और उनको अपनी एक प्रकार से प्रशासनिक राजधानी भी बनाया। उदाहरण के लिए शिमला। तो शिमला आपको कहाँ मिलेगा विद्यार्थियों? शिमला आपको इसी मध्य हिमालय में मिलेगा। बेहद स्वास्थ्यवर्धक जलवायु है, एक पर्यटक स्थल है, लोग गर्मियों में घूमने जाते हैं और कभी कभार तो गर्मियों में भी बर्फ देखने को मिल जाती है, तो एकदम आनंद ही आ जाता है। तो इसी मध्य हिमालय में आपको मिलेंगे कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो डलहौजी हो, चाहे वो खजियार हो, चाहे वो हो आपका मसूरी। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, ये सारे के सारे पर्यटक स्थल आपको यहीं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि हम पूर्व में देखें तो आपने एक जगह सुनी होगी दार्जिलिंग। दार्जिलिंग भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, जो कि पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। तो मध्य हिमालय श्रृंखला जो है ये मौसम में बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर बर्फ केवल सर्दियों के मौसम में रहती है, उसके अलावा मौसम बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए यहाँ पर कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल विकसित हुए हैं जिनके नाम अभी हमने जाने। अब विद्यार्थियों, ये जो मध्य हिमालय श्रृंखला है, इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से 3 से 4 क्षेत्रों में है। उनके नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है विद्यार्थियों। इसी मध्य हिमालय को हम विभिन्न नामों से जानते हैं जो कि पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। तो जब ये मध्य हिमालय श्रृंखला जम्मू कश्मीर में होती है तब इसको कहा जाता है पीर पंजाल श्रेणी। ध्यान रखना, जब ये मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर में होती है, इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर से लेके नेपाल तक है। तो जब मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर में होती है तब इसका नाम होता है विद्यार्थियों पीर पंजाल श्रेणी। जैसे ही जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ती है हिमाचल की ओर, तब इसका नाम हो जाता है धौलाधार श्रृंखला। ये मध्य हिमालय ही है, ये लेसर हिमालय ही है जिसके क्षेत्रीय नाम है, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जम्मू कश्मीर में हम इसे कहते हैं पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में हम इसे कहते हैं धौलाधार, और हिमाचल प्रदेश से जब ये एंटर कर जाती है नेपाल में तो नेपाल में इसे कहा जाता है नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी। ध्यान रखना, ये दोनों ही नाम नेपाल में प्रचलित हैं। नाग टिब्बा श्रेणी या महाभारत श्रेणी आपको कहाँ मिलेगी? नाग टिब्बा श्रेणी या महाभारत श्रेणी आपको मिलेगी नेपाल में। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, पेपर में आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि बताइए धौलाधार श्रृंखला किस राज्य में है? हिमाचल में है। या धौलाधार श्रृंखला हिमालय के किस श्रृंखला का भाग है? 4 ऑप्शन दे देगा, यही ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो आपको चुनना होगा कि चाहे पीर पंजाल हो, चाहे धौलाधार हो, चाहे नाग टिब्बा हो, चाहे महाभारत। तो ये सारी की सारी श्रृंखलाएं हिस्सा हैं किसका? मध्य हिमालय का। ठीक है, मध्य हिमालय का ये हिस्सा है। अब कुछ विशेषताएं अगर हम देखें यहां पर, तो विद्यार्थियों पीर पंजाल श्रेणी में, यदि हम पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी में ही 2 प्रमुख दर्रे हैं विद्यार्थियों, जिन्हें हम कहते हैं बनिहाल दर्रा। ठीक है, इसी पीर पंजाल श्रेणी में आपको मिलेगा क्या? बनिहाल दर्रा। एक दर्रा और भी है लेकिन वो आपके काम का नहीं है। इसी पीर पंजाल श्रेणी में आपको देखने को मिलता है बनिहाल दर्रा। एक दर्रा जो है उसका नाम है बंदिल, वो हमारे काम का नहीं है, उसे हम छोड़ देते हैं। तो पीर पंजाल श्रृंखला में ही स्थित है विद्यार्थियों बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रा जोड़ता है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यानी यहां पर आपको मिलेगा जम्मू और इस तरफ मिलेगा घाटी में कश्मीर, मतलब श्रीनगर। ठीक है, तो ये है आपका जम्मू और ये बीच में पड़ गया पर्वत और उसके उस पार मिलेगा यहां पर श्रीनगर। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है कौन सा दर्रा? इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है बनिहाल दर्रा। ठीक है, जम्मू कश्मीर मतलब जम्मू को श्रीनगर से जोड़ देता है बनिहाल दर्रा, और इसी बनिहाल दर्रे में बनी हुई है प्रसिद्ध जवाहर सुरंग। नाम तो आपने सुना ही होगा इसका। इसी बनिहाल दर्रे में बनी हुई है विद्यार्थियों जवाहर
सुरंग ध्यान रखेंगे पीर पंजाल श्रेणी में ही है, तो पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में, जो कि जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से। और इसी बनिहाल दर्रे में मौजूद है जवाहर सुरंग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुरंग है। विद्यार्थियों, इसी पीर पंजाल श्रेणी में आपको एक अन्य महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, और वो महत्वपूर्ण श्रेणी है विद्यार्थियों करेवा झील। ठीक है, इसी मध्य हिमालय श्रृंखला में आपको देखने को मिलती है करेवा झील। लिख देता हूं मैं यहां पर, इसी मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में आपको देखने को मिलती है विद्यार्थियों करेवा झील। यह झील कई मायनों में महत्वपूर्ण है, इसको हम अभी देखते हैं। विद्यार्थियों, पीर पंजाल श्रेणी में ही आपको देखने को मिलती है करेवा झील। करेवा झील क्या है? ठीक है, तो जरा हम जान लेते हैं। देखो भाई, पहाड़ों पर मुख्य रूप से हिमालय पर कुछ नदियां ऐसी हैं जो ऊपर से बहकर के आ रही हैं। जैसे हम झेलम की बात करें तो झेलम नदी जब पहाड़ से बहकर नीचे की ओर आती है, ध्यान से सुनिएगा, जब झेलम नदी पहाड़ से बहते हुए नीचे की ओर आएगी, मान लीजिए यहां से बहते हुए नीचे की ओर आ रही है, तो जब नीचे की ओर बहते हुए आती है तो पहाड़ से अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर के आती है, बहुत सारा निक्षेप, बहुत सारा अवसाद पहाड़ के साथ काट करके नीचे लाती है और उसे नीचे जमा कर देती है। इसी नदी द्वारा लाए गए अवसाद की वजह से एक झील का निर्माण होता है और उसे हम कहते हैं करेवा झील। करेवा झील मुख्य रूप से आपको मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना, करेवा झील। और इस करेवा झील के आसपास जो मिट्टी होती है उसे हम कहते हैं करेवा मृदा। भाई, एक नदी आई, अपने साथ बहा करके बहुत सारा मलबा लेकर के आई, अवसाद लेकर के आई, उस अवसाद की वजह से एक झील का निर्माण हुआ जिसे हम कह रहे हैं करेवा झील। इस करेवा झील के आसपास की जो भूमि है वहां पर मिलती है करेवा मृदा। और विद्यार्थियों, ये जो करेवा मृदा है, इसी करेवा मृदा में उगाया जाता है केसर। इसी करेवा मृदा में विद्यार्थियों केसर की खेती होती है जिसे हम सैफरन कहते हैं। ठीक है, तो केसर जो है विद्यार्थियों यहीं उगाया जाता है। ध्यान रखना, इसी करेवा मिट्टी में, जो कि करेवा झील के आसपास क्रिएट होती है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में। इसीलिए जम्मू कश्मीर ही एकमात्र ऐसा स्टेट है भारत में जहां पर केसर की खेती होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर करेवा मिट्टी का निर्माण होता है। करेवा मिट्टी का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि वहां करेवा झीलें हैं। ये झीलें भारत के किसी अन्य हिस्से में नहीं पाई जाती, इसीलिए भारत के किसी अन्य हिस्से में केसर का उत्पादन करना भी संभव नहीं है। असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उतना आसान नहीं होगा जितना यहाँ है। तो विद्यार्थियों, पीर पंजाल श्रेणी में ही मिलेगी हमें करेवा झील, जो कि केसर के उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं, जैसा कि हमने देखा कि मध्य हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं उनका मौसम बेहद ही अच्छा होता है और ये साल भर बर्फ से ढकी नहीं रहती हैं। गर्मियों के मौसम में बर्फ पिघल जाती है, तो बर्फ पिघलने से क्या होता है विद्यार्थियों, यहां पर घास के मैदान उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है एक पर्वत, ठीक है, मान लीजिए ये है एक पर्वत। अब इस पर्वत में शीत ऋतु में क्या होगा, शीत ऋतु में यहां पर बहुत सारी बर्फ जम जाएगी इसकी चोटी पर। ठीक है, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आएगी ये बर्फ पिघल जाएगी। मतलब शीत ऋतु में तो इसकी चोटी में क्या पूरे पे ही बर्फ होगी, मतलब अब बात को समझिए। ठीक है, शीत ऋतु में इस पूरे पर्वत पे बर्फ हो जाएगी। जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो चोटी की बर्फ बनी रहेगी क्योंकि वो ऊंचाई पर है, लेकिन जो किनारे वाली बर्फ है ये पिघल जाएगी और इनके पिघलने के फलस्वरूप इसके ढालों पर घास के मैदानों का निर्माण होगा। ठीक है, इसके ढालों पर घास के मैदानों का निर्माण होगा और केवल ढालों में नहीं, इसकी घाटी में भी बहुत ही सुंदर घास के मैदान उगाएंगे बर्फ पिघलने के बाद। और विद्यार्थियों, मध्य हिमालय में इन्हीं घास के मैदानों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे ये घास के मैदान जो हमें जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, मध्य हिमालय जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल श्रेणी, तो जम्मू कश्मीर में मिलने वाले घास के मैदानों को
जो यहाँ पर मिलते हैं, इन घास के मैदानों को हम यहाँ कहते हैं मर्ग। ध्यान रखना, मध्य हिमालय में मिलने वाले जम्मू कश्मीर में घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। मर्ग मतलब घास का मैदान, और कहाँ स्थिति होगी तो आप समझ सकते हैं मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय में कहाँ? पीर पंजाल श्रेणी के आसपास, यानी जम्मू कश्मीर में। उदाहरण यदि हम देखें कौन कौन से, तो आपने सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सारे के सारे जो है विद्यार्थियों, अगर हमने कह दिया कि हम सोनमर्ग जा रहे हैं तो जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से ये बात तय हो गई कि वो एक बड़ा घास का मैदान है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में मिलने वाले इन घास के मैदानों को कहा जाता है मर्ग। उदाहरण के लिए सोनमर्ग अथवा गुलमर्ग। विद्यार्थियों, इन्हीं घास के मैदानों को उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में, उत्तराखंड में, ध्यान रखना, उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में इन घास के मैदानों को कहते हैं बुग्याल। ध्यान रखना, जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि उनके यहाँ बुग्याल मिलते हैं। घास के बेहद ही सुंदर मैदान आपको देखने को मिलेंगे पहाड़ों पर। इन्हीं पहाड़ों पर मिलने वाले घास के मैदानों को कहा जाता है बुग्याल, या इन्हें हम पयार भी कहते हैं। बुग्याल कह लो या पयार कह लो, एक ही बात है। तो विद्यार्थियों, मध्य हिमालय में मिलने वाले घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जबकि उत्तराखंड में बुग्याल अथवा पयार के नाम से जाना जाता है। तो ये जानकारी हुई मध्य हिमालय के बारे में। मध्य हिमालय को पढ़ने के बाद अब हम आगे चलते हैं शिवालिक हिमालय की ओर। तो जैसा कि हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में है इंडो सांको सचर जोन। ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, यानी ग्रेटर हिमालय यानी वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या मिलेगा? तो विद्यार्थियों, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में आपको मिलेगा मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट, ध्यान रखना, ये विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे इनको बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में है इंडो सांको सचर जोन, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ध्यान रखना, तो मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाला जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा मध्य हिमालय से अलग होता है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। मैप पर अगर हम देखें तो ये जो श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है ये है विद्यार्थियों शिवालिक, और हम कह सकते हैं कि शिवालिक श्रृंखला जो है हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रृंखला है। बिल्कुल, आप सबसे साउथ में यही मिलेगी। पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि हिमालय की कौन सी श्रृंखला सबसे दक्षिण में है। ऊंचाई की यदि हम बात करें विद्यार्थियों तो ऊंचाई इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 900 से 1200 मीटर केवल ऊंचाई है शिवालिक की, तो काफ़ी कम है। ठीक है, और ये जो है विद्यार्थियों शिवालिक श्रृंखला जो है जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहुंचती है तो यहाँ पर इसका एक विशेष नाम होता है जो कि मैं आपको बता दूं। तो जब ये श्रृंखला गोरखपुर में पहुंचती है, शिवालिक श्रृंखला जब पहुंचती है कहाँ पर? जब शिवालिक श्रृंखला पहुंचती है गोरखपुर में। ठीक है, तो गोरखपुर में शिवालिक श्रृंखला का नाम है चूरिया भूरिया। ध्यान रखिएगा, चूरिया भूरिया। तो गोरखपुर में शिवालिक श्रृंखला को चूरिया भूरिया या डुंडवा के नाम से भी जाना जाता है। तो शिवालिक श्रृंखला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चूरिया भूरिया अथवा डुंडवा के नाम से जानी जाती है। अब शिवालिक श्रृंखला में जो घाटियां हैं, घाटी मतलब पहाड़ों की जो तलहटी होती है, जैसे ये वाला स्थान ये घाटी है। ठीक है, ये पहाड़ की तलहटी है, ये पहाड़ का ढाल है, ये तलहटी है, घाटी बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो शिवालिक श्रृंखला की जो घाटी है, इन घाटियों को उत्तराखंड में मुख्य रूप से, तो शिवालिक श्रृंखला की घाटियों को उत्तराखंड में पश्चिम में इन्हें कहा जाता है दून।
ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो शिवालिक श्रृंखला में जो घाटियां मिलती हैं, इन घाटियों को पश्चिम दिशा में इन घाटियों को कहा जाता है दून। जैसे आपने सुना होगा देहरादून, जैसे आपने सुना होगा कोटली दून, जैसे आपने सुना होगा पोटली दून। तो कोटली दून, पोटली दून, देहरादून, देहरादून तो बहुत ही फेमस है, तो कम से कम सुना ही होगा। ये शिवालिक श्रृंखला की घाटियां हैं और ये घाटियां पश्चिमी दिशा की ओर हैं। तो शिवालिक श्रृंखला में पश्चिम दिशा की ओर मिलने वाली घाटियों को दून कहा जाता है तथा पूर्व की ओर मिलने वाली घाटियों को द्वार कहा जाता है। ध्यान रखना, द्वार, दून, द्वार। दून कहां पर है? शिवालिक की पश्चिमी घाटियां। द्वार कहां पर है? शिवालिक की पूर्वी घाटियां। द्वार तो आपने सुना होगा, हरिद्वार, कोट द्वार, ठीक है, ये सारे के सारे द्वार हैं, ठीक है। तो ये आपके नाम हैं जो शिवालिक श्रृंखला में घाटियां हैं। यदि हम यहाँ के मौसम की बात करें या यहाँ की जलवायु की बात करें तो विद्यार्थियों, जैसे हमने देखा कि बृहद हिमालय तो बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पर तो कुछ भी हो नहीं सकता। मध्य हिमालय जो है जलवायु के लिहाज से सबसे बढ़िया है। वहीं बात करें हम शिवालिक श्रृंखलाओं की, तो ये हिमालय की फुटहिल्स हैं। फुटहिल्स मतलब तराई, ये हिमालय की फुटहिल्स हैं, ये तराई का इलाका है। और तराई का इलाका होने की वजह से यहाँ पर गर्मी ही पड़ती है, इस बात को आप समझ लें, यहाँ पर गर्मी ही पड़ती है। और तराई होने की वजह से गर्मियों के मौसम में या बारिश के मौसम में एक तो ये इलाका बहुत ज़्यादा बाढ़ का सामना करता है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो श्रृंखला है शिवालिक, ये गर्मियों के मौसम में अथवा बारिश के मौसम में जब बाढ़ का सामना करता है तो यहाँ पर गर्मी और जो कीचड़, जो दलदल इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण से ये क्षेत्र जो है बहुत सारी संक्रामक बीमारियों को झेलता है या बहुत सारी ऐसी बीमारियों को झेलता है जिनकी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा चर्चा होती रहती है। जैसे गोरखपुर के क्षेत्र में या जो आपका सिद्धार्थ नगर है, यूपी का जिला है, सिद्धार्थ नगर हो गया, ठीक है, या जो आपका बस्ती है या गोंडा है, ये जो इलाके हैं, या गोरखपुर ही हम ले लें अगर, तो इन इलाकों में क्या होता है अक्सर करके विद्यार्थियों, ग्रीष्म ऋतु के मौसम में एक बीमारी फैलती है जिसे हम कहते हैं जापानी बुखार या जापानी इंसेफेलाइटिस। तो ये जो बीमारियां हैं ये इसलिए फैलती हैं क्योंकि ये तराई पे मौजूद है। तराई में मौजूद होने की वजह से एक तो यहाँ पर गर्मी पड़ती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी इस इलाके पर, एक तो यहाँ गर्मी पड़ती है, दूसरा यहाँ का मौसम जो है उसमें नमी रहती है। और जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको बढ़ने के लिए यही दो चीज़ें चाहिए, गर्मी और नमी, है ना। जहाँ पर गर्मी और नमी होगी वहाँ पर चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर वायरस बैक्टीरियाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र में शिवालिक के जो फुटहिल्स हैं, हिमालय के जो फुटहिल्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती रहती हैं। जैसे आपका मलेरिया हो गया, या जैसे आपका चिकनगुनिया, या जैसे मैंने अभी नाम बताया आपको जापानी बुखार, जापानी इंसेफेलाइटिस। तो ये जो है काफ़ी प्रभावित रहता है ये क्षेत्र इन बीमारियों से, ठीक। तो ये आज हमने डिस्कस किया यहाँ पर पूरा वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक को। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी, और अगर कोई प्रश्न ऐसा है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।